आपकी 3-4 विधियां थी, स्थापन विधि, विलोपन विधि, ये सारी विधियों से हमने देखा था। तो आपको समझ में आया था बाद में कि आपको इसको विलोपन विधि से हल करना ज़्यादा आसान होता है। कहीं कहाँ अगर सरल प्रश्न स्थापन से कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत सारे प्रश्न ये मैंने समीकरण आपको सॉल्व करते बता दिया है। अब कई सारे प्रश्न आपके सामने ऐसे आने वाले हैं दोस्तों, जो कि एक क्वेश्चन के फॉर्म में दिए रहेंगे और समीकरण भी आपको बनाना है और सॉल्व भी आपको करना है। ऐसे प्रश्न आने की प्रबल संभावना ही रहती है। तो हम उस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि समीकरण बनाने में से पहले आपको सबसे पहले याद रखना है दोनों साइड का जो समतुल्यता रहेगी ना, उसको याद रखना है। कैसे रहेगी? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आपकी आयु, क्या आपकी आयु आपके पिता की आयु से तीन गुना है। आपके पिता की आयु आपकी आयु से 3 गुना है। तो आपके पिता की आयु 3 गुना है, तो आप क्या करते हैं? जनरली गलती में ये कर देते हैं कि आप अपनी आयु में 3 का, वो पिता की आयु में 3 का गुणा कर देते हैं, तो वो और 9 गुनी हो जाती। मतलब अगर मैं बोल दूं किसी से आपके पिता की आयु आपके पिता की आयु की 3 गुना है, तो पिता की आयु मान के चलते हैं x और आपकी आयु मान के चलते हैं y। अब अगर आपकी पिताजी की आयु 3 गुनी है और दोनों को बराबर करना है, तो क्या चाहिए कि मैं अपनी आयु में भी 3 का गुणा कर लूं, है ना, पुत्र की आयु में भी 3 का गुणा हो जाए। तो अगर पिताजी की आयु x है, पिता की आयु अगर x है और पुत्र की आयु y है, पिता की तो 3 गुनी ऑलरेडी है, तो अगर इक्वल करना है, बराबर करना है, तो क्या करते हैं हम? पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर देते हैं। ये चीज आपको विशेष याद रखना है। लोग क्या करते हैं, उसमें लिखा रहता है कि राम की आयु उसके पिता की आयु, राम के पिता की आयु राम की आयु की 3 गुनी है, तो आप राम के पिता की आयु में 3 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है पिता की आयु 3 गुनी है तो पिता की में 3 का गुणा। ये गलत हो जाता है, वो 9 गुनी हो जाएगी। 3 गुना पहले से थी, आपने 3 गुना और डाल दिया, वो बराबर नहीं होगा, समीकरण बनने की कोई चांस ही नहीं है। तो जो अपन को बराबर जब करना है तो अपन को क्या करना होगा? जो कम है उसमें गुणा करना है। आप पुत्र की आयु कम होगी तो जनरली सी बात है, पुत्र की में 3 का गुणा करेंगे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी? बराबर। तो ऐसे आपके समीकरण बनेंगे। तो इन चीजों को आपको याद में रखना है कि क्या क्या हम आगे करेंगे। इसमें 3-4 वैरायटी के आपको सवाल बताता हूँ, उनमें से सवाल आने की बहुत संभावना। और इस चैप्टर से अगर सवाल बनते हैं, इस चैप्टर से सवाल बनेंगे जो, तो आपको आज कराए जा रहे हैं। अपन यहाँ पर रेगुलर क्वेश्चन करते जा रहे हैं, कौन कौन करने हैं। तो आइए पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। किस तरह का सवाल बनेगा, कैसे समीकरण बनेगा, आपको एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन से बता रहा हूँ। छोटे से छोटा क्वेश्चन रहेगा, तो आप उससे देखिएगा, आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात करिए, तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो अब ऐसे प्रश्न में जो ज्ञात करना है आपको, ऐसे प्रश्न जब आएंगे परीक्षा में, तो जो ज्ञात करना है उसको हम x मानते हैं। क्या मानते हैं? x मानते हैं। दो चीजें ज्ञात करनी है, तो एक x और एक y। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लास्ट में क्या देता है आपको कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको पूरे एक बाई एक स्टेप बताऊंगा, क्योंकि आपको परीक्षा में पूरे स्टेप बाय स्टेप करने के नंबर मिलेंगे। कोई कोई जो इंटेलिजेंट होते हैं तो इस सवाल को ऐसे ही मौखिक हल कर लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। आपको मेंस की परीक्षा देनी है, तो मेंस की परीक्षा में सिस्टमेटिक तरीके से सवाल आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ उस हिसाब से बताया जा रहा है, तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और अगर आप अपने कॉपी पेन में नोट्स बना रहे हैं, तो जितना मैं लिखता जा रहा हूँ वहाँ पर साथ में आप लिखते जाएंगे। तो अब इसको हल करना है, प्रश्न को हल करना है। तो देखिए अपन कैसे इसको हल करेंगे। हल कर रहे हैं जब इस प्रश्न को हल करने में, देखिए अपन इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहले सबसे पहले मैंने क्या बोला? संख्याएं ज्ञात करना है। तो संख्याओं को मान लीजिए, माना माना पहली माना पहली संख्या, ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, x है, क्या है? x है, एवं दूसरी संख्या, एवं संख्या क्या है? y है। एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो दो संख्याएं मैंने मान ली। अब प्रश्न की जो कंडीशन है हमको लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार। प्रश्न में कंडीशन जरूर दी रहेंगी। अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो दो कंडीशन जरूर दी रहेंगी, ताकि आप प्रश्न से समीकरण बना सको। ठीक है, तो आपको क्या दिया है? दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार बात कर रहे हैं। प्रश्नानुसार क्या किया है? अंतर कितना है? 26 है। तो हमारी संख्याएं x और y है, x y का अंतर कितना है? 26 है। प्रश्नानुसार x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों संख्याओं का अंतर मतलब दोनों संख्याओं में एक दूसरे को घटा दे तो उनका अंतर कितना आता है? 26। तो नॉर्मल सी बात,
इतना कर दिया, ठीक है। अब प्रश्नानुसार एक और चीज दी हुई है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो कोई भी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मान के लो पहली संख्या x थी तो दूसरी संख्या क्या है, y है, तो x बराबर 3 गुनी है तो 3y, 3 कर दी, ठीक है, 3y कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू, अब ये समीकरण 1 नाम दीजिएगा, इसको क्या दीजिएगा 1, और ये समीकरण 2 बन गया, ये 2 समीकरण आपके बन गए। अब इसको कोई विलोपन विधि से हल करने की जरूरत नहीं है, प्रतिस्थापन से कर सकते, क्योंकि x की वैल्यू तो यहीं से मिल जाएगी। कर दीजिए, लिखिए, आपको पूरा लिखना है, क्या लिखना है, समीकरण समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखिए, कितना हो जाएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। भाई x की जगह 3y यहाँ पर है ना आपका, x की जगह 3y, तो 3y रख दिया, 3y में से एक y जाएगा तो 2y बचेगा, 2y बराबर 26, y बराबर कितना बचेगा, y इज इक्वल्स टू 26/2, कितना बचेगा 26/2, y बराबर 13 आया, y की वैल्यू कितनी आई, 13 आई, ठीक है, y की वैल्यू 13 आई। अब हम किस में रख देंगे इसको, y की वैल्यू समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में y की वैल्यू, y का मान लिखना, y का मान रख देंगे, समीकरण 2 में y का मान कितना है, x बराबर 3y, तो x बराबर 3 और y की वैल्यू है 13, 3 गुणे 13 बराबर आ जाएगा 39। x की वैल्यू कितनी आ गई, 39। वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक 13 है, एक और 39 है। अब आपको क्रॉस चेक करना है आपका आंसर सही है या गलत, तो आप कैसे चेक करेंगे, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो 39 में से 13 घटा देंगे तो 26 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरा प्रश्न सही है। दूसरी कंडीशन क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 13 थी 39, ये भी कंडीशन सही है। तो क्या हुआ, कंडीशन हमको इसको क्रॉस चेक अपने दिमाग में कर लेना कि हमारा उत्तर सही आया कि नहीं कंडीशन से। इसके बाद हम लिखेंगे, अतः अभीष्ट संख्याएं 13 एवं 39 है, 13 एवं 39 है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो बढ़िया सी प्रोसेस रही है, सरल सा सवाल था, फिर से एक बार आप देख लीजिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है, क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है, ये आपको कंडीशंस दे दिया और संख्या पूछा है, तो हम दो संख्याएं मान लेंगे, पहली संख्या को x मान लीजिए, दूसरी संख्या को y मान लीजिए। अब दोनों संख्याओं का अंतर अर्थात एक संख्या से दूसरी संख्या को घटाएं तो कितना आ रहा है अपना, 26 आ रहा है, तो लिख दिया मैंने x माइनस वाई बराबर 26, सीधी सी बात है। फिर दिया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो कोई भी एक संख्या x y को 3 गुनी है तो y की तरफ 3 का गुणा कर दिए, तो x बराबर 3y, ये दो समीकरण बने, x का मान यहाँ पर रख दिए, समीकरण तो हल करना आपको कल बता ही दिया, मेन समीकरण बनाने की यहाँ पर जो आपको दिक्कत जाएगी वो आप धीरे धीरे सीखिए। ये पहला प्रश्न था, इसमें आपने सीखा कि आपको कैसे, जो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में, जैसे यहाँ पूछा संख्याएं बताइए तो हमने संख्याओं को एक्स वाई बताया, किसी से पूछेगा वर्तमान आयु बताइए तो उसकी वर्तमान आयु को हम एक्स वाई मानेंगे, जो भी होगा तो ऐसे शुरुआत होगी। तो ये प्रश्न हुआ आपका पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सवाल है, एक क्रिकेट कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी, 3800 रुपए में खरीदी, ये हमारी एक कंडीशन है, अभी यहाँ पर रुकिए, ठीक है। बाद में 3 बल्ले एवं 5 गेंद 1750 में खरीदी, ये हमारी दूसरी कंडीशन, ठीक है। तो प्रत्येक बल्ले एवं गेंद का मूल्य बताइए, तो प्रत्येक बल्ले एवं गेंद का मूल्य बताइए। अब जो आपसे सवाल में पूछा जाता है उसको आपको एक्स मानना है, क्या मानना है, एक्स मानना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं कि बल्ले की कीमत और गेंद की कीमत एक्स और वाई मान के चलते हैं, दो चीजें पूछिए तो एक को एक्स मानिए एक को वाई मानिए। चलिए शुरुआत करते हैं, अपन शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए हल लिख लीजिएगा आप, बढ़िया अच्छे से पूरा सवाल हल करना है आपको, नॉर्मल कोई कठिन सवाल नहीं आएंगे, ऐसे ही सवाल आने वाले हैं। तो देखिए क्या है, कोच ने 7 बल्ले 6, तो हम क्या बोल रहे हैं, आपको गेंद और बल्ले की कीमत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए प्रत्येक बल्ले की कीमत, मान चलिए माना लिख दिया करिए यहाँ, माना प्रत्येक बल्ले की कीमत
बल्ले की कीमत x रुपए है। कितनी है? x रुपए। ठीक है। और प्रत्येक प्रत्येक गेंद की कीमत कितनी? गेंद की कीमत y रुपए है। ठीक है। तो चीज मान लिया आपने, यही हमको ज्ञात करना है कि हमको गेंद की कीमत और बल्ले की कीमत, एक गेंद कितने की आएगी, एक बल्ला कितने का आएगा, ये हमको ज्ञात करना है। अब क्या दिया है? 7 बल्ले और 6 गेंद की कीमत 3800 रुपए है। 7 बल्ले और 6 गेंद की कीमत 3800 रुपए है। तो लिखिए प्रश्नानुसार। क्या लिखिए? प्रश्नानुसार। अपने मन से नहीं कर रहे हैं हम, प्रश्नानुसार कर रहे हैं। अनुसार, अनुसार करिए। 7 बल्ले, हमारे पास एक बल्ला x रुपए का है, तो 7 बल्ले 7x के होंगे। कितने के होंगे? 7x के। और 6 गेंद, तो 6 गेंद कितने की होंगी? एक गेंद y रुपए की है, तो 6 गेंद 6y रुपए की होंगी। 7x धन 6y इज इक्वल्स टू कितना दिया है? 3800। कितना दिया है? 3800। ये आपका समीकरण 1 बन गया। ये आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक है। आपको जो कंडीशन दी है आप उसको लिख दीजिए, आपका समीकरण 1 बन गया। अब कंडीशन दूसरी, 3 बल्ले और 5 गेंद की कीमत 1750 रुपए है। 3 बल्ले यानी 3 गुणे x धन 3 बल्ले और 5 गेंद, तो 5 गुणे y बराबर कितनी कीमत दी है? 1750। 1750 ये समीकरण। तो समीकरण बनाते आपसे ऐसे आना चाहिए, जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अभी इसके आगे और लेवल बढ़ाएंगे अपन, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। समीकरण बनाना इसमें आसान था कि दोनों कंडीशन सेम सेम दी थी, ना कहीं पे इंटू करना था, ना कहीं से दुगुना था, ना तिगुना था। दुगुना तिगुना वाले में आपको ध्यान रखना है, जो दुगुना तिगुना नहीं है उसमें गुणा करना है, ताकि दोनों बराबर हो जाए। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन को आप समझ गए कि बल्ले की कीमत x माना और गेंद की कीमत y, तो दोनों को जोड़ के अपना कीमत उसने दी है 3800 रुपए, और यहाँ पर 1750। ये दो समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। अपनी जो है विलोपन विधि से कर लेते हैं, प्रतिस्थापन, जिसको जो सरल लगती है उससे कर लिए, मैं विलोपन विधि से करता हूँ। अब हमारे समीकरण को हल करने के तरीके में क्या था कि 7x और 6y है, 3x और 5y है, तो किसी भी एक गुणांक को हम समान करके और उसको विलोपित करते हैं। तो यहाँ पर 7x दिया है, यहाँ पर 3x दिया है, अब यहाँ पर 6y और 5y। तो अब यहाँ पर देखिए y का गुणांक, इसका दोनों का गुणांक बराबर करना है, तो ये वाली का गुणा यहाँ कर देते हैं, 5 का गुणा 6 में कर देते हैं, 6 का गुणा 5 में, मतलब इस पूरे समीकरण को 5 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 को 5 से गुणा करने पर देखिए, समीकरण 1 को 5 से करने पर गुणा करना, गुणा कर दीजिए भाई। क्या आएगा? 5 से गुणा करिए पूरे समीकरण में, तो 7 पना 35x आया, 35x धन 6 पच्चे 30y, 30y बराबर 3800 में 5 का गुणा करिए, तो 5 अट्ठे 40 की 0, 5 त्याई 15, 15 और 4 19, 19 और डबल 0। ठीक है। 3800 में 5 का गुणा अपन ने कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें करिए गुणा नीचे वाले समीकरण को। अब नीचे वाले समीकरण को भी ये 2 बराबर बनाना है, इसको भी 30 बनाना है, तो इसमें 6 का गुणा करेंगे। समीकरण 2 में 6 का गुणा, काय का? 6 का। तब तो y के गुणांक बराबर होंगे। मैं क्या कर रहा हूं आप समझ रहे हैं ना? मैं कोई भी एक गुणांक को बराबर कर रहा हूं, या तो आप x को कर सकते हैं या तो y को कर सकते हैं। आप चाहते हो तो 3 का गुणा इस पूरे समीकरण में कर देते और 7 का गुणा इस पूरे समीकरण में, तो दोनों के x के गुणांक क्या हो जाते हैं? बराबर। मैं क्या कर रहा हूँ? y के बराबर किए ले रहा हूँ। इस समीकरण में 5 का गुणा कर दूंगा तो ये 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30y हो जाएगा। इस समीकरण में 6 का गुणा कर दूंगा तो 6 पंचे 30y हो जाएगा, तो y कैंसिल हो जाएंगे ना, हमारे पास x बचेगा। तो ये सामान्य सी विधि मैंने आपको पहले बताई है। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं? y के गुणांक समान कर रहा हूँ। y के गुणांक समान करने के लिए क्या किया मैंने? समीकरण 1 को 5 से गुणा किया हूं और समीकरण 2 को मैं 6 से गुणा कर रहा हूं। 6 से गुणा करिए तो आएगा 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 x धन 6 पंचे 30y, 30y बराबर 6 से 175 में गुणा करिए तो 6 पंचे 30 की 0, 6 सत्ते 42, 43, 44, 45 की 5, 6 एकम 6 और 4 10, और यहाँ पर 0 कितना आ गया? 10,500 आ गया। ठीक है। तो ये दो समीकरण अब हमारे पास नए प्राप्त हुए, समीकरण 3 और समीकरण 4। ये दो समीकरण हमारे पास नए प्राप्त हुए।
इस समीकरण से अब हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे किसी भी विधि से, प्रतिस्थापन या विलोपन से। लिख लेता हूं समीकरण, क्या दिया है, 35x धन 30y बराबर 19,000, 18x धन 30y बराबर 10,500। दो समीकरण लिख दिए। समीकरण 1 और 2 को हल कर रहा हूं, यहां पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे के सारे साइन क्या करते हैं, बदल देते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ठीक है। 35 में से 18 गए तो 5 के माने 15, 15 से 8 गए तो 7, यहाँ पर 2 तो 17, 17 आ गया, माइनस का 17 x आ गया, 30y प्लस का 30y माइनस का कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, बराबर इसमें से इसको घटा दीजिए, शून्य में से शून्य घटेगा तो शून्य, शून्य में से शून्य घटेगा तो शून्य, शून्य में से 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा, ये 1 हो जाएगा, 9 में से 1 घटेंगे तो 8 हो जाएगा। कितना हो गया आपका 8,500, ठीक है, 8,500 आ गया। तो यहाँ पर ये भी माइनस का आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये भी माइनस का आएगा, ये सॉरी ये वाला प्लस का आना था क्योंकि 35 प्लस का है, तो ये 35, ये वाला क्या आ गया, ये वाला यहाँ पर प्लस का आ गया 17x। 35 बड़ा है ना, 35 में से 18 गया तो 17 प्लस का आया। अब देखिए x बराबर कितना आएगा, 8500, 8,500 बटे 17, 8,500 बटे 17 आएगा। समझ गए ना आप यहाँ पर कैसे कैसे सोल्यूशन किया भाई, यहाँ पर गुणा कर लिए था, यहाँ पर माइनस का निशान लगाया, 19,000 में से 10,500 गए तो 8,500 बचा। अब यहाँ पर 17 से ये कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 पने 85, तो 500 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई है आपके पास 500, x की वैल्यू कितनी आ गई है 500, मतलब बल्ले की कीमत कितनी आ गई, एक बल्ले की कीमत 500। इस एक बल्ले की कीमत को किसी भी समीकरण में रख लीजिए तो y की कीमत आ जाएगी, जो गेंद की कीमत रख लेते हैं। तो y की कीमत निकालने के लिए आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 या 2 में y की x की वैल्यू रखिए। तो समीकरण यहाँ पर अगर x की वैल्यू रखूंगा मैं यहाँ तो कितना हो जाएगा, 7 पना 3500 रुपये हो जाएगा, 3500 हो जाएगा, 3500 उस तरफ चला जाएगा, 3500 उस तरफ चला जाएगा तो क्या बचेगा 6y, 6y बचेगा। अब 6y में से और यहाँ पर 3800 है तो 300 मतलब 50 रुपये आएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, यही कर देता हूं मैं इसको मिटाकर, प्रश्न मिटा दूं, आपने प्रश्न एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। एक क्रिकेट कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे थे, 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे हैं, कीमत बताना है। प्रश्न को मिटाता हूँ क्योंकि अपन वहां पर आगे का सोल्यूशन कर लेंगे, या फिर यहाँ पर इसको रख कर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल दिया, y की कीमत निकालना है तो यहाँ पर रख देता हूँ समीकरण 1 में, x बराबर 500 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख रहा हूँ, कितना आ जाएगा 7x है, 7 गुणे 500 आ जाएगा ना x की वैल्यू, धन 6y बराबर 3800, ठीक है। x की वैल्यू समीकरण 1 में रख रहा हूँ। अब यहाँ ले जाएंगे तो 7 बने 3500 धन 6y बराबर 3800। अब यहाँ पर 6y बराबर 3800 में से 3500 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा 300 बचेगा। y बराबर 300 बटे 6 तो 6 पंचे 30, 50 रुपये बचेगा, है ना, 6 पंचे 30 तो 50 रुपये बचेगा, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 50। तो हमने एक बल्ले की कीमत मानी थी x रुपए और एक गेंद की कीमत मानी थी y रुपए, तो एक बल्ला x यानी 500 रुपए का हो गया, एक गेंद y यानी 50 रुपए। सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। हमको यहाँ पर एक बल्ले की कीमत हमने x रुपए मानी, एक गेंद की कीमत y रुपए मानी। अब हमको 7 बल्ले और 6 गेंद की कीमत दी थी तो हमने 7x धन 6y बराबर 3800 कर दिया, 3x धन 5y बराबर 1750 कर दिया। इन सवालों को सीख लीजिए, यही इसी प्रकार के सवाल आने की प्रबल संभावना बनती है। तो यहाँ पर इन दोनों समीकरण को हमको सॉल्व करना है। समीकरण हल करना मैंने कल भी बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ कि x और y में से किसी एक का गुणांक हम बराबर कर लेंगे। यहाँ मैंने y का गुणांक बराबर करना है तो पहले समीकरण में 5 का गुणा कर दूंगा तो ये 30y हो जाएगा। आपको गुणांक बराबर करने के लिए क्या करना है, जो गुणांक दिए हों अगर वो किसी से नहीं कट रहे तो एक दूसरे गुणांक से गुणा कर दीजिए। इस पूरे समीकरण को मैंने 5 से गुणा कर दिया तो ये 30y मिल गया मेरे को, मुख्यतः वो चाहिए था, बाकी भी वैल्यू बढ़ गई। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है, विजिबल है आपको। उसके बाद आपने यहाँ पर 3x और 5y, यहाँ पर 6 का गुणा कर दिया तो ये वैल्यू। अब दोनों समीकरणों को हल कर दिया तो x की वैल्यू इतनी आ गई। तो आपसे समीकरण बनाते अभी धीरे धीरे बनने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वह भी आसान है।
देखिए क्या आता है प्रश्न, यदि किसी भिन्न के अंश में, इस तरह का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, कि यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। कोई भिन्न है, भिन्न आपको पता है x/y के फॉर्म में ही होती है, भिन्न क्या के फॉर्म में होती है, x/y के फॉर्म में होती है। तो अगर किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए तो क्या हो जाती है, भिन्न 9/11 हो जाती है। और यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो अब क्या है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मैंने वो आपसे बोला, जो आपसे पूछा जाए आप उसको XY के फॉर्म में मान लीजिए। तो लास्ट में आपसे क्या पूछा, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम मानेंगे, माना कि वह भिन्न x/y है। क्या मानेंगे, भिन्न है तो x बस तो मान नहीं सकते, x/y के फॉर्म में होती है। माना कि वह भिन्न x/y है। क्या है, हल करेंगे, माना कि भिन्न x/y है। ठीक है, x/y है। अब देखिए प्रश्न में 2 कंडीशन हमेशा दी होंगी, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए 2 समीकरणों की आवश्यकता होती है। तो 2 समीकरण हमको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए प्रश्नानुसार लिख लीजिए, प्रश्नानुसार। अब ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। प्रश्नानुसार देखिए क्या करना है, हर अंश एवं हर दोनों में 2 जोड़ देना है। तो भिन्न क्या बन जाएगी, 9/11। भिन्न मेरी x/y है, तो x में 2 जोड़ दूं, y में 2 जोड़ दूं, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दूं, भिन्न बन जाएगी 9/11। भिन्न बन जाएगी 9/11। अब देखना है आपको कि ये सॉल्व कैसे होगा। इसका मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक XY के फॉर्म में एक साधारण समीकरण बना लेता हूँ। कर दीजिए, यहाँ पर करिए 11 से 11x धन 11 दूनी 22 बराबर 9 का y से करिए तो 9y धन 9 दूनी 18। ये चीजें हुई। अब 11x x y y वाले एक तरफ, 11x माइनस 9y हो जाएगा बराबर 18 है, और 22 इस तरफ जाएगा। तो 18 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, 18 में से 9y जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। ये आपकी समीकरण नंबर 1 बन गया है। कितना नंबर बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया है। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है अपन को, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब जो मेरी भिन्न है x/y, उसके अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए, हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न क्या बन जाती है, 5/6 हो जाती है। मतलब क्या हुआ, दूसरी कंडीशन लिख रहा हूं कि x प्लस 3 जोड़ना है ना, तो 3 जोड़ दिया जाए, और y प्लस 3 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न हो जाएगी 5/6। अंश और हर में 3 जोड़ दिए तो भिन्न क्या हो गई, 5/6। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं। 6 में x का गुणा होगा तो आएगा 6x। कितना आएगा, 6x। ठीक है, 6 में x का गुणा होगा तो कितना आएगा, 6x। 3 में होगा तो 6×3 18 आएगा बराबर 5 में y का होगा तो 5y, 5y धन 5×3 15। ठीक है, x वाले एक तरफ, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 15 है, 18 उस तरफ जाएगा तो माइनस का, ठीक है, माइनस का 3 आ जाएगा। भाई y इस तरफ आया तो माइनस का हो गया 5y, और 18 उस तरफ गया तो माइनस का होगा। तो माइनस की संख्या बड़ी है तो 15 में से 18 जाएंगे, माइनस का 3 आएगा। ठीक है ना, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। 6x माइनस 5y बराबर 3 था। समीकरण 2 कौन सा है, समीकरण 1 ये है आपका 11x, क्या है आपका, समीकरण 1 है आपका 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। ठीक है, दूसरा समीकरण है 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3 है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना है तो फिर देखिए वही कंडीशन आई, किसी एक गुणांक को बराबर करना पड़ेगा, किसी भी एक गुणांक को यहाँ पर बराबर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा। क्यों, अब आप समझ गए कि या तो x का गुणांक बराबर करो या तो y का गुणांक बराबर करो, तो वो x या y विलोपित हो जाएगा, बाकी की एक वैल्यू निकल आएगी। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी। चलिए सॉल्व करके बता देता हूं। सॉल्व करिए,
इस समीकरण को अगर बराबर करना है तो इसमें आप क्या कर दीजिए, ऊपर वाले समीकरण में y को विलोपित करना है अगर आपको, तो ऊपर वाले समीकरण में 5 का गुणा कर दीजिए और नीचे वाली में 9 का गुणा कर दीजिए, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तो ऊपर वाले समीकरण में 5 का गुणा करता हूं तो 5x 11 × 5 = 55x माइनस 9 × 45 y बराबर 5 × 4 = 20, तो -20 आ गई। ठीक है, नीचे वाले समीकरण में क्या करूंगा कि अपन क्या कर देंगे, 9 का गुणा करेंगे, तो 9 छक्के 30x माइनस 9 छक्के 54, सॉरी यहाँ पर 9 छक्के 54x 1x इसमें कर रहा हूं मैं किसका गुणा, 9 का, तो 9 छक्के 54 x माइनस 9 × 5 = 45 y बराबर 9 × 3 = 27 माइनस का 27 आ गया। दोनों समीकरण को अब हल करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी मेरे ख्याल से, इतनी आसानी से हल हो जाते हैं ये। अब 55x है और ये 54x है, ठीक है, निशान बदल लीजिए क्योंकि यहाँ के निशान सेम है, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस है तो प्लस। 54x में से 1x जाएगा तो बचेगा, 55x में से 54x जाएंगे तो 1x बचेगा, 45x प्लस का 45x माइनस का y का ये कैंसिल हो जाएंगे, बराबर क्या बच जाएगा आपका, 27 में से 20 जाएंगे तो 7 बचेगा और धन का निशान बढ़ा है तो धन का निशान आएगा, मतलब x की वैल्यू आपकी आ गई 7। अब इसको वैल्यू को कहीं भी रख लीजिए, समीकरण 1 में रख लीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा, x का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, पूरा लिख लीजिएगा, 1 में रखिए आप, तो 11x है तो 11x पूरा लिख देता हूं माइनस 9y बराबर -4। 11x है तो 11 में 7 का गुणा होगा तो 77 हो जाएगा, माइनस 9y बराबर -4, माइनस का 9y बराबर माइनस का 4 और माइनस का 77 वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 77 हो गया, माइनस का 9y बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए माइनस का 81 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो y की वैल्यू 9 बटे में जाएगा तो 9 नाम 81, तो x की वैल्यू आई 7, y की वैल्यू आई 9। तो अभीष्ट भिन्न हमने क्या माना था, भिन्न क्या थी, x बटे y, अतः अभीष्ट भिन्न लिख दीजिए, अतः अभीष्ट भिन्न, ये उत्तर लास्ट में लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप उत्तर यहीं से आपका दिखता है, अतः अभीष्ट भिन्न कितनी हो गई, x बटे y माना था, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। क्रॉस चेक करने का माना कि भाई सही उत्तर है कि नहीं, तो देख लीजिए किसी भिन्न के अंश एवं हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में 2 जोड़ दो तो 7 और 2 9, और हर में 2 जोड़ दो तो 9 और 2 11, क्या हो जाती है 9 बटे 11, मतलब उत्तर सही है। ऐसे ही इसमें आगे भी देख सकते हो, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5 बटे 6 हो जाएगी, 7 में 3 जोड़ोगे तो 7 3 10, और 9 में 3 जोड़ोगे तो 9 3 12, काट दोगे तो आपका आ जाएगा 5 बटे 6, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। तो इस टाइप का समीकरण आपसे बनाते बन जाएगा ना। यदि भिन्न वाले सवाल हैं तो आपको इस तरह से समीकरण, आपको भिन्न x बटे y माननी है और अंश और हर में जो संख्या दी है वो जोड़नी है या घटानी है, जो भी करना है जोड़िए घटाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2 साधारण से समीकरण बना लीजिए। 2 साधारण से समीकरण बनने के बाद समीकरण हल करते आपसे बहुत अच्छे से। याद रखिएगा समीकरण के जो एक x या y का गुणांक बराबर करिए, यदि आप चाहें तो आप प्रतिस्थापन विधि से अगर करेंगे तो इसी समीकरण से x की वैल्यू निकाल लें और वहां जाकर रख दें। तो आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। समीकरण हल करने की सारी विधियां पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताया हूं मैं, आप यहां पर उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये समीकरण आपका बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये आयु वाला सवाल है, एज वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्या लिखा है, 5 वर्ष बाद पंकज की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद पंकज की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। एक कंडीशन हुई, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व पंकज की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पंकज की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। सेम सवाल है, सेम कंडीशन है, बस आपको करना क्या है, समीकरण बनाना है। समीकरण अगर 2 बन गए आपके तो सवाल में कुछ नहीं रह जाता। समीकरण हल करना पिछले लेक्चर में बताया, अभी भी बताते जा रहा हूं। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप इसके समीकरण बनाने की कोशिश कीजिए कि इसके समीकरण कैसे बनेंगे, है ना। क्या है इसमें, 5 वर्ष पूर्व पंकज की आयु, तो
आपसे दोनों की वर्तमान आयु पूछा है, तो पहले एक की वर्तमान आयु x मानिए, दूसरे की वर्तमान आयु y मानिए, और आपको कैसे समीकरण बनेगा बनाने की कोशिश करें। क्या है, हल करना है अपन को। हमसे पूछा क्या है, दोनों की वर्तमान आयु पूछा है, तो एक की x और एक की वायु। सबसे पहले लास्ट में ही अपन को जाना पड़ता है कि हमसे पूछा क्या, क्योंकि मानेंगे हम उसी को। दोनों की वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। माना पंकज की वर्तमान आयु, पंकज माना लिख लीजिए, माना पंकज की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है भाई, पंकज की वर्तमान आयु कितनी दे दी आपको, x वर्ष मान लिया। क्या मान लिया, x वर्ष, ठीक है। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु y वर्ष, कितनी, y वर्ष। ये पंकज की आयु वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु मान ली। अब प्रश्न में कंडीशन दी है कि 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, तो दोनों चीज को मानिए। प्रश्नानुसार लिखिए यहाँ पर, प्रश्नानुसार क्या है, 5 वर्ष बाद पंकज की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो लिखिए 5 वर्ष बाद, क्या, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होने वाला है, जो पंकज की आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब पंकज की आयु x है और उनके पुत्र की आयु कितनी है, उनके पुत्र की आयु वायु है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, x प्लस 5 होगी। मेरी आयु अगर अभी 27 है तो 5 वर्ष बाद 27 प्लस 5 होगी। अगर x है अभी तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, x प्लस 5, मतलब 5 जोड़ रहे हैं, तो वर्तमान में अगर x है तो x प्लस 5 होगी, और ना, और उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद कितनी होगी, y प्लस 5 होगी। भाई 5 वर्ष बाद यानी प्लस 5 कर देना है। अब क्या कह रहा है, पंकज की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पंकज की आयु 3 गुनी हो जाएगी, और हमको अगर दोनों को बराबर करना है तो क्या कहा था मैंने, पुत्र की आयु में आप 3 का गुणा करें, ना कि पंकज की आयु में, क्योंकि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो 3 का गुणा किस में कर देंगे, पुत्र की आयु में, पुत्र की आयु में गुणा कर दी। भाई पिता की आयु तो पहले से 3 गुना है, अगर आप उसमें 3 गुना और कर देंगे तो 9 गुनी नहीं हो जाएगी। आपको और आपके पिताजी की आयु अगर आपको बराबर करनी है, अगर आपकी आयु 25 वर्ष है, आपके पिताजी की आयु 50 वर्ष है, तो आप अपनी आयु में 2 का गुणा करके दोनों की आयु को बराबर करेंगे। तो वैसे ही यहाँ किया गया है। इनकी आयु तो 3 गुनी थी, इसकी आयु 3 गुनी कम थी, तो मैं इसकी आयु में 3 का गुणा कर दिया, या चाहो तो इसकी आयु में 3 का भाग दे दो, बात बराबर की है। अब इससे समीकरण बनाइए, x प्लस 5 बराबर 3y 15, ठीक है। x माइनस 3y बराबर 15, और 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 बचेगा, है ना। यहाँ पर 15 माइनस 5 बराबर 10। ये समीकरण 1 बन गया, समीकरण 1 बन गया आपका। अब समीकरण 1 बन गया, अब दूसरी कंडीशन क्या थी, 5 वर्ष पूर्व। तो हम चलेंगे 5 वर्ष पूर्व, क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व में, 5 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस 5 और y माइनस 5। भाई अभी जिसकी वर्तमान आयु जितनी भी है x है, तो 5 वर्ष पहले 5 घटा दो, कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 और y माइनस 5। अभी मैं बराबर का निशान नहीं लगाया, क्योंकि अभी बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ गणना करना पड़ेगा। पिता और पुत्र की आयु बराबर थोड़ी हो सकती है 5 साल पहले। तो x माइनस 5 और y माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व पंकज की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पंकज की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब दोनों की आयु को बराबर करना है तो उसके पुत्र की आयु को भी 7 से गुणा कर दें, तो दोनों की बराबर हो जाए। पिताजी की तो पहले से 7 गुनी है ना, तो पुत्र की भी 7 गुनी कर दो, ठीक है ना। तो बराबर 7 y, इसके पंकज की आयु में, पंकज की आयु थी तो उसके गुणा कर दिया। अब करिए सॉल्यूशन, क्या कर दिया, x माइनस 5 पहले से 7y माइनस 5 हो गया, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पने 35, ठीक है। x माइनस 7y इक्वल्स टू, माइनस का 35 है, प्लस का 5 वहां जाएगा तो बचेगा माइनस का 30। समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया थे, समीकरण 2।
अब समीकरण 1 और 2 में आप देख रहे हैं कि x का गुणांक क्या है, बराबर है, तो हमको किसी का गुणा उणा करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे प्रतिस्थापन विधि से ये सॉल्व हो रहे हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 1, आपका मूल काम तो यहीं तक है। समीकरण आपके अगर बन गए तो सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो जाएगा। समीकरण 1 है x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर कितना है 10। समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। x की गुणांक सेम है, बस प्लस माइनस की दिक्कत हो तो नीचे के सारे निशान बदल दीजिए। ये माइनस प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का। x में से x कैंसिल हो जाएगा, 7y में से 3y जाएगा तो 4y बचेगा बराबर 30 और 10 40 हो जाएंगे, 30 और 10 40 हो जाएंगे। तो y बराबर बचेगा 10 बटे 40 बटे 4 हो जाएगा तो 10 का। y की वैल्यू कितनी आ गई 10। y किसकी एज थी, पंकज के पुत्र की, तो उसके पुत्र की आयु आ गई 10। अब उसकी आयु भी निकाल लीजिए किसी भी समीकरण 1 में रख दीजिए y बराबर 10, तो कितना आ जाएगा x माइनस 3y, 3 गुणे 10 बराबर 10। ठीक है, x माइनस 30 बराबर 10, 30 वहां जाएगा प्लस का हो जाएगा तो x बराबर 30 10 40, तो 40 आ गई। तो पंकज की आयु आ गई 40, उसके पुत्र की आयु आ गई 10 वर्ष। क्रॉस चेक करने का मन है तो कर सकते हैं। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी 3 गुनी, तो 5, अगर अभी वर्तमान में 10 वर्ष आई है और इनकी 40 वर्ष आई है तो 5 वर्ष पूर्व एक की 5 वर्ष रहेगी और एक की कितनी रहेगी 35 वर्ष, तो 7 गुना है 5 7 35, मतलब आंसर सही है। तो समीकरण बनाते आगे आपको बस ये याद रखना है कि अगर जिसकी आयु तिगुनी है उसमें 3 का गुणा नहीं करना, जिसकी नहीं है ना उसमें करना, दुगुनी है तिगुनी है 4 गुनी है, क्योंकि आपका क्या होता है आप उसी में गुणा करते हो, समीकरण वहां से गलत होगा, फिर कभी आंसर नहीं आ सकता। तो आपको क्या करना है, बस ध्यान रखिए आप लोग कि जैसे आपको पिता और पुत्र की आयु दी है तो आपको ऑब्वियस सी बात पता है कि पिता की आयु ही ज्यादा होती है, तो आपको हमेशा पुत्र की आयु में गुणा करना है। क्या करना है, पुत्र की आयु में गुणा करना है, तो आपका आंसर बढ़िया से बन जाएगा। तो ये वाला सवाल आपने देखा, बस समीकरण हल करते आपसे सही सॉर्ट करना है, धन ऋण का निशान का ध्यान रखना है और लास्ट में आंसर निकालने के बाद दिमाग में क्रॉस चेक करना है। दिमाग में क्रॉस चेक जैसे मैंने इसको किया कि 5 वर्ष पूर्व, क्या 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में 10 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष होगी, वर्तमान में 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी 35 वर्ष हो जाएगी। अब 7 गुनी थी तो 5 का 7 गुना करके देख लो, 5 7 35, तो हाँ भाई आंसर हमारा क्या है सही है। तो ऐसे दिमाग में क्रॉस चेक करना है, आंसर आना भी जरूरी है और सारे स्टेप के साथ क्वेश्चन करना भी जरूरी है, तभी आपको 5 में से 5 मैथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर 30 में से 30 का टारगेट लेकर चलना है कि मैथमेटिक्स में 30 में 30 आए। बाकी सब्जेक्ट में तो नंबर कटने तय हैं, 5 में से 3 या 4 या 2 ही मिलने हैं, इसमें मिलेंगे 5 में से 5। तो ये आपका सवाल हो गया यहाँ तक। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह के ये वैरायटी बता दी मैंने आपको, भिन्न वाला बता दिया, एज वाला बता दिया, संख्याओं वाला बता दिया। इस तरह के अब सारे क्वेश्चन आप जितने मिलते जाएं आपको कहीं से भी आप लगाते जाइए और आपके आंसर आने चाहिए इस विधि से, या प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह की प्रश्न जो है ये वैरायटी का प्रश्न है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े को एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, फिर से सवाल को पढ़िए। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है, 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपए है, तथा 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपए है। 10 किलोमीटर अगर मेरे को जाना है तो भाड़ा 105 रुपए लगेगा, 15 किलोमीटर जाना है तो 155 रुपए लगेगा। तो अब बताओ कि अगर मुझे 25 किलोमीटर जाना है भाड़ा क्या है, दो चीजें हैं, एक है नियत भाड़ा और एक है अतिरिक्त भाड़ा। मतलब अगर इस चीज को आप समझिए, अगर आपको मान चलिए कोई सा ओला बुक करनी है, कोई सी टैक्सी आप बुक कर रहे हैं, तो वो तय कर देता है कि भैया आपको 1000 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, फिर आप जितने किलोमीटर चलेंगे तो 10 रुपए किलोमीटर में और ले लूंगा, है ना। तो नियत भाड़ा क्या होता है, फिक्स हो जाता है। नियत भाड़ा क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, चाहे आप 10 किलोमीटर जाओ चाहे 100 किलोमीटर जाओ, तो 1000 प्लस किलोमीटर के हिसाब से रेट लेता है। तो ये होता है अतिरिक्त भाड़ा। तो अब समझ में आ गया, एक नगर में टैक्सी के भाड़े को एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा लिया जाता है। मतलब एक नियत भाड़ा तय है वहां पर टैक्सी वालों का कि भाई हमको इतना भाड़ा तो लेना ही है, 10 रुपए हम लेंगे ही, प्लस आप जितने किलोमीटर चलोगे उतना भाड़ा और ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अब सवाल आपका आसान हो जाएगा। अब वेरिएशन किस में आएगा, अब मान चलिए आपका नियत भाड़ा अगर मैं कर दूं कि 10 रुपए तो आपका लगेगा ही, कितना लगेगा 10 रुपए तो आपका लगेगा ही। अब आप बोलो कि मेरे को यार 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलवा भी रहा हूँ गाड़ी में,
तो 10 रुपये तो है ही, प्लस आपको क्या बोल दिया मैंने, 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलना है। आप बोले कि 6 किलोमीटर ले चलो भैया, तो 10 में 6 का गुणा होगा, 6 गुणे 10 तो कितना हो जाएगा 60, 60 10 70 है ना। तो ये चीजें क्या हो रही है, मतलब मेरा कहने का आप समझ रहे हैं, वेरिएशन किस में आएगा, अतिरिक्त भाड़े में। नियत भाड़ा तो तय होगा चाहे जितने किलोमीटर चले, समझ गए। आपने ओला बुक की, ओला वाला बोला कि आपको 10 रुपए तो लगना ही है, अब आप जितने किलोमीटर चलेंगे तो 20 रुपए किलोमीटर आपसे लूंगा। तो वेरिएशन किस में आएगा, अतिरिक्त भाड़ा में, जितने किलोमीटर चलेंगे। तो नियत भाड़ा फिक्स है, ये बात मेरी समझिए। अब यहाँ पर आपको नियत भाड़ा पहले निकालना है और अतिरिक्त भाड़ा निकालना है, तो हम 25 किलोमीटर की चीज निकाल लेंगे। तो सवाल का हल देखिए कैसे होगा, सवाल का हल कैसे होगा। सवाल का हल होगा दोस्तों, माना नियत भाड़ा x रुपए है, x रुपए, और अतिरिक्त भाड़ा y रुपए है। क्या हो गया, नियत भाड़ा x रुपए है, मतलब x फिक्स रहेगा। आपको तो 10 रुपए हम लेंगे भाई, आपने टैक्सी बुक की और आपसे 10 रुपए लेंगे। अब आप जितने किलोमीटर चलेंगे तो हम आपसे उस हिसाब से रेट लेते जाएंगे, ठीक है ना। और अतिरिक्त भाड़ा कितना है, y है। तो x तो फिक्स रहेगा, x कितना रहेगा, फिक्स रहेगा। x अब 10 किलोमीटर चल रहा है तो भाड़ा 105 रुपए लग रहा है। x ध्यान है 10 किलोमीटर चल रहा है यानी 10 y बराबर 105 रुपए लग रहा है उसको, ठीक है। ये समीकरण 1 बन गया। अब क्या चल रहा है वो सेकंड कंडीशन में, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए। तो x तो नियत है, नियत भाड़ा तो फिक्स है, और y वेरिएशन होगा जितना किलोमीटर चलेगा। कितना किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर, तो 15 y बराबर 155। यहाँ की बात समझ में आई कि नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात है भैया, यही तो समीकरण बन गया। क्या बोल रहा है कि नगर में जो टैक्सी का भाड़ा और नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। तो आप ये बताइए, नियत भाड़ा मैंने आपको बोला ना 10 रुपए, अगर आपसे किसी ने बोला कि मैं 10 रुपए लूंगा आपसे और आप जितने किलोमीटर चलेंगे उस हिसाब से आप मेरे को 10 रुपए के रेट से पैसे दे दीजिएगा। तो अब ये 10 किलोमीटर में अतिरिक्त भाड़े में वाई अतिरिक्त भाड़ा है तो उसमें इंटू करूंगा ना, तो ये हो गया ना आपका। ये चीज समझ में आ गई आपको, नियत भाड़ा फिक्स और अतिरिक्त भाड़े में जितना किलोमीटर चलना है उतने का गुणा। तो अतिरिक्त भाड़े में 10 किलोमीटर चलना है तो 10 का गुणा, और y किलोमीटर चलना है तो y का गुणा। तो 155 आ गया यहाँ पर, समीकरण 2 बार बन गया। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे बहुत आसानी से। समीकरण 1 और 2 को घटा दो, यहाँ पर घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिख लेना आप लोग पूरी कंडीशन, माइनस माइनस माइनस, x में से x कैंसिल हो गया, माइनस का 5y बचा बराबर माइनस का 50 बचेगा, है ना, माइनस का 50 बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 10, y बराबर आ गया 10 रुपए। आ गया 10 रुपए आ गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए किसी भी समीकरण में रख के। समीकरण 1 से लिख लीजिए, समीकरण 1 से निकाल लीजिए आप वैल्यू। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या कर रहा हूं मैं, x प्लस 10y था, x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10y, 10 दहम 100, 10 दहम 100, 10 में 10 की y की वैल्यू 10 है बराबर 105, x बराबर 105, 100 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई है 5 और y की वैल्यू आ गई है 10, यानी उसका 5 रुपए फिक्स भाड़ा है, 5 रुपए वो लेगा ही लेगा, आप चाहे बुक करो टैक्सी और फिर उसके बाद 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे ले रहा है। तो अब 25 किलोमीटर के लिए कितना लेगा, तो 5 रुपए तो फिक्स है, 5 धन 25 किलोमीटर के लिए 10 गुणे 25, 10 25 5 धन 50 बराबर तो 55 रुपए, 55 लिखेंगे। अतः 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना 255, ठीक है। तो यहां तक आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए। हमने हर कैटेगरी के प्रश्न किए, आपको बस समीकरण बनाने की कला चाहिए। आप प्रश्न को पढ़ो, जो जो कहते जा रहा है वही वही करते चलना है। अगर इस प्रश्न में मेरे से कहा था एक नगर में टैक्सी के भाड़े और एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चलती है तो 10 किलोमीटर का और 15 किलोमीटर का, मैंने नियत भाड़ा x माना है, अतिरिक्त भाड़ा y माना है। आपको ये बता दिया मैंने कि अतिरिक्त भाड़े में ही तो वेरिएशन आएगा, अतिरिक्त भाड़े में ही तो वेरिएशन आएगा, है ना। क्योंकि अगर आपसे कहीं से आप गाड़ी बुक करते हैं, आप बोलते हैं भैया मेरे को 50 किलोमीटर चलना है, तो वो आपसे बोलता है कि भैया ठीक है 50 किलोमीटर चलूंगा,
मैं 500 रुपए लूंगा, आप 50 नहीं 60 चाहे जितने किलोमीटर चलो, तो मैं 10 रुपए किलोमीटर आपसे लूंगा। तो नियत भाड़ा तो फिक्स है, वो उसने बोला 500 रुपए तो मैं लूंगा ही भाई, आप चाहे 5 किलोमीटर चलो चलो 100 किलोमीटर चलो, तो नियत भाड़ा तो फिक्स हो गया और अतिरिक्त भाड़े में गुणा होते चला। तो इस टाइप का अगर सवाल आता है तो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद अगर एज वाला सवाल आता है तो बहुत अच्छे से याद रखना है, पिता की आयु और पुत्र की आयु में मैक्सिमम यही सब चलता है। तो आपको पता ही रहता है कि पुत्र की आयु हमेशा कम होगी, तो गुणा किसकी तरफ करिए, पुत्र की आयु की तरफ करिए। ये बात एक ट्रिक टाइप की है, एक दिमाग में बैठाने वाली बात है। बाकी जैसे प्रश्न की कंडीशन रहेगी वैसे भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें आपको, आयु वाला भी सवाल समझ में आया। इसके बाद यदि भिन्न वाला सवाल आता है, भिन्न के अंश में इतना जोड़ दिया जाए, इतने का गुणा कर दिया जाए, इतना घटा दिया जाए, तो भिन्न इतनी प्राप्त होती। तो भिन्न आप जनरली सी बात है एक्स वाई मानिए, क्योंकि आपको पता है भिन्न तो फ्रैक्शन के फॉर्म या एक्स वाई के फॉर्म में ही होगी। तो एक्स वाई मान लिया, अब जो जोड़ने घटाने को बोल रहा है उसको जोड़ घटा दीजिए, समीकरण निकाल दीजिए। अगर समीकरण हल करते नहीं बनता तो समीकरण हल वाले पहले आप इसको, इसके पहले का लेक्चर देखेंगे तो आपको समीकरण हल करते बनने लगेगा, वहां पर पूरे समीकरण हल ही करके बताए गए हैं। और समीकरण अगर एक बार बन गए तो समीकरण हल करना बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस टाइप के सवाल आ गए कि इतने इतने चीजें, इतनी टोकरी, इतने गेंद, इतने सेव, इतने नींबू, इतने पेन, इतने कॉपी, ये वाले अगर सवाल आते हैं तो इस तरह से इनको सॉल्व कर देना, बड़े आसानी से समीकरण बन जाते हैं। आप ये मानिए आपके में सामान्य अध्ययन का पेपर है, समीकरण एवं गुणनखंड में आप बहुत, आप क्या एसएससी सीजीएल वालों से कभी कभी कोई लड़के बात कर लेते हैं, तो एसएससी सीजीएल वालों को क्या है भाई, उनको तो हाई लेवल के प्रश्न पूछे